सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी से। देखो, एक तो मैं आपको ये वाले अपने स्लाइड्स वाले नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इससे ना रिटेंशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, आप इसको इजीली रिटेन कर पाओगे। साथ साथ जैसे मैंने मेडिवल इंडिया के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी हुई है ना, सारे की पॉइंट्स के साथ वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ आपने क्या करना है बच्चे, नोट्स भी बनानी है, क्योंकि आप जितनी बार अपने नोट्स बनाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है ना? दैट इज अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया के अंदर आई, और यही वो बैटल था जिसने विच मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ऐसा कौन सा बैटल था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया इंडिया के अंदर? तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है ना? और क्यों पॉलिटिकल पावर के अंदर आ गई थी, उसका आंसर अभी मिलेगा आपको जब लास्ट में मेरी पूरा बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो जाएगा, तब आपको मिलेगा। आप अपनी नोटबुक साथ साथ रखना, जो चीज आपको नोट करनी है वो आप नोट कर सकते हो मेरे बिना बोले। ठीक है ना? और उसका तरीका क्या होगा, मैं आपको लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्म नहीं करवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी को आप लिख सकते हो। सिंपल स्टोरी काइंड बन जाएगी आपको ना। देखो क्या है, हिस्ट्री को याद रखने का ना सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरीज। जैसे हम छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उनको याद रहती हैं, वैसे ही क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत है, स्टोरीज के फॉर्मेट में याद रखोगे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। इसीलिए मैं कुछ इमेजेस वगैरह आपके सामने बनाई हुई हैं, जिससे कि आप क्या करो, लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन कर पाओ। रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? चलो, तो देखो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी से बात करेंगे, और बैटल ऑफ प्लासी को समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मुगल बादशाहों के ऊपर। और मुगल बादशाहों की स्टार्टिंग इंडिया के अंदर कैसे होती है, सबसे पहले बाबर आते हैं 1526 में, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। अब जहांगीर पे जाके मैं रुक जाऊंगा, और क्यों रुकूंगा, क्यों जहांगीर के टाइम पे ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश से एक एम्बेसडर आया था, जो कि रॉयल कोर्ट में राजा के दरबार में रुकने लगा, और बाद में वो क्या हुआ, इस राजा का ना, जहांगीर का बहुत खास आदमी बन गया। और इसने ना बातों बातों में क्या करा, राजा से ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेडिंग की परमिशन ले ली। यानी कि पहले तो क्या हुआ, ये ब्रिटेन से एक एम्बेसडर आता है जिसका नाम होता है सर थॉमस। ठीक है ना? सर थॉमस नाम का ये, अब देखो क्या है, तो स्टोरी कंटिन्यू कर देता हूँ। जहांगीर पे मैं स्टॉप हो गया हूँ, जहांगीर के बाद और भी आएंगे, शाहजहां, औरंगजेब। अभी लेकिन फिलहाल मेरी स्टोरी कहां से शुरू होगी, जहांगीर से। जहांगीर के टाइम पे क्या होता है, उस राजा के दरबार में ब्रिटेन से क्या होता है, एक रॉयल एम्बेसडर आता है इंडिया के अंदर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है जहांगीर के टाइम पे। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो किस मुगल बादशाह के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आती है, तो आंसर बनता है इसका जहांगीर। और वो जो ब्रिटिश एम्बेसडर होता है ना, उसका नाम होता है सर थॉमस रॉय। ये सर थॉमस रॉय नाम का ब्रिटिश एम्बेसडर इंडिया के अंदर आता है, और जहांगीर के कोर्ट में रहता है, उनके दरबार में रहता है। देखते ही देखते वो राजा का बहुत खास आदमी बन जाता है, और खास आदमी बनने के बाद वो राजा को किसी तरीके से व्यापार करने के लिए मना लेता है। वो उनसे परमिशन ले लेता है कि भाई आपके राज में, क्योंकि उस समय जो राज चल रहा था इंडिया के अंदर, मुगल बादशाहों का राज चल रहा था, और मुगल बादशाहों में भी किसका, जहांगीर का। और वो जहांगीर को मना लेता है कि भाई हम इंडिया के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, और जहांगीर क्या करते हैं, उसको परमिशन दे देते हैं, और इसको परमिशन मिल जाती है। ठीक है? और ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन टू ट्रेड इन गुजरात। गुजरात में ट्रेड करने की इनको परमिशन मिल जाती है, और ये ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं 1618 के अंदर। यानी कि फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में व्यापार करने की परमिशन मिल गई, यानी कि इनका अब इंडिया के अंदर एंट्री होना स्टार्ट हो गया। और बाय द एंड ऑफ 1647, जैसे जैसे 1647 आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर अपनी 23 फैक्ट्री सेटअप कर लेती है। यानी कि ये ऑलरेडी अपनी 23 फैक्ट्री बना चुकी होती है। ठीक है? तो यहां तक फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने लिखना है तो आपको स्टोरी की काइंड में जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको लिख भी सकते हो, एज इट इज पीडीएफ से समझ भी सकते हो। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग याद रहेगी तो आप उसको यहां से भी, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, आप खुद भी अपनी ऑन सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है उसकी। बस मेहनत मैंने यहाँ पे की हुई है, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन को याद रखना है। क्या सीन बनता है, अराइवल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी को भी देखेंगे, ये वो बैटल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पावर बना दिया। और इसकी शुरुआत होती है जहांगीर के टाइम से। जहांगीर के टाइम पे ब्रिटेन से इंडिया के अंदर एक एम्बेसडर आता है जिसका नाम होता है सर थॉमस रॉय, जो कि जहांगीर को बहुत खास आदमी बनने के बाद उनसे व्यापार की, ट्रेडिंग की परमिशन ले लेता है।
और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग की परमिशन मिल जाती है 1618 में, यानी कि गुजरात के अंदर व्यापार करने की परमिशन इनको मिल जाती है। और जैसे ही थोड़ा टाइम अब बीतने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, 1647 का टाइम पीरियड आता है, तो ये अपनी टोटल 23 फैक्ट्रीज सेटअप कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल के बारे में। थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। अब देखो, जहांगीर के बाद आता है अगला मुगल एम्परर शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। अब ये जो औरंगजेब होता है ना, ये क्या करता है, इसका ध्यान ना धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी जा रहा था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी जा रहा था। यानी कि अब क्या होता है, टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया के अंदर एंट्री ले लेती है। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ये भी इंडिया के अंदर आ जाती है। यानी अब इंडिया के अंदर दो व्यापार करने वाली कंपनी आ जाती हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ रहती है हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो दो कंपनी ये व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर रहते हैं। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और देखते देखते जैसे जैसे 1664 का टाइम पीरियड आता है, अब फ्रांस की भी एंट्री इंडिया के अंदर हो जाती है। और ये होता है किसके टाइम पीरियड पे, औरंगजेब। और औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक था बच्चों, 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर फ्रांस की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इनकी भी एंट्री हो जाती है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन दी थी वो मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग करने की जो परमिशन दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। तो यहां तक तो इनको व्यापार करने की परमिशन की बात थी, यानी कि ये इंडिया के अंदर अब आ चुके थे। एक तरफ फ्रेंच और एक तरफ औरंगजेब। अभी जितना जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो दोनों ही कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाएंगी, और दोनों ही कंपनी बढ़ाने के बाद क्या होगा, फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ना लड़ाइयां भी होंगी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ राजा फ्रेंच की तरफ से लड़ेंगे, कुछ ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी एंट्री इंडिया के अंदर अब हो गई। अब औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब का एक वफादार सिपाही होता है जिसका नाम होता है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ये होता है औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका एक वफादार सिपाही होता है जिसका नाम मुर्शिद कुली खान होता है। इस मुर्शिद कुली खान को ना ये बंगाल के अंदर भेज देते हैं दीवान बना के। दीवान उस समय की जो पोस्ट हुआ करती थी, एक तरीके से कह सकते हो बंगाल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली जो पोजीशन थी, ये दीवान क्या करता है, बंगाल के अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बंगाल के अंदर इसको भेजते हैं, लेकिन उस समय जो बंगाल था ना, उस बंगाल के अंदर क्या क्या कवर था, कोई बताएगा बच्चा कि उस बंगाल में कितने राज्य आया करते थे, कौन कौन सा पार्ट बंगाल में लगता था? सर एक तो अभी वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश वाज आल्सो देयर। या राइट, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, Sir, Bhutan was also there. उड़ीसा, बिहार। ठीक है, तो उस समय का बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था बंगाल ना। और आज के टाइम पे तो बंगाल एक कह सकते हो थोड़ा सा पुअर स्टेट में आ गया है, लेकिन उस समय बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट के अंदर आया करता था। और आप देख ही रहे हो बंगाल का एरिया कितना बड़ा था। आज का पूरा वेस्ट बंगाल बंगाल में लगता था, और जो बांग्लादेश अलग से कंट्री है, वो पूरी कंट्री ही बंगाल का पार्ट थी। और बिहार, बिहार भी कोई छोटा राज्य नहीं है, वो भी पूरा बंगाल के अंदर लगता था। और साथ में आपका उड़ीसा, समझ रहे हो, तो बंगाल के अंदर क्या हुआ करता था उस समय, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये सारा राज्य पूरा बंगाल हुआ करता था 1700 के अंदर। तो 1700 सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी ढाका, बंगाल की जो कैपिटल थी ढाका हुआ करती थी। अब देखो किस तरीके से था, तो यहां तक हम पहुंच गए। औरंगजेब क्या करता है, अपने एक वफादार सिपाही को बंगाल के अंदर दीवान बना के भेज देता है, जिनका नाम होता है मुर्शिद कुली खान। यानी मुर्शिद कुली खान को ना स्टोरी चल रही है हमारी, क्या होगा आगे। तो औरंगजेब ने क्या करा, उस मुगल बादशाह ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल में भेज दिया और बंगाल का दीवान बना दिया। और उस समय का बंगाल कितना बड़ा था, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जो आज के ये नाम है, ये सारा बंगाल का पार्ट हुआ करता था। अब आगे देखो क्या होता है, मुर्शिद कुली खान जो पहले अपनी कैपिटल बनाते हैं वो ढाका बनाते हैं, जो बंगाल की कैपिटल होती है उस समय ढाका होती है। और ये क्या करते हैं, उस कैपिटल को शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद कर देते हैं, यानी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है मुर्शिदाबाद के अंदर। यानी मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू
मुर्शिदाबाद, यानी मुर्शिदाबाद के अंदर ये कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं 1704 के अंदर। ऑलरेडी पहले से जो बंगाल की कैपिटल होती है वो ढाका होती है, लेकिन मुर्शिद कुली खान जब ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इनको देखना है कि भाई कैपिटल मुझे किसको बनाना है, तो ये क्या करते हैं अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब की डेथ के बाद भी उसके सक्सेसर्स हुए, लेकिन वो वीक राजा हुए, कमजोर राजा हुए, ठीक है ना। मुगल एम्परर तो हुए लेकिन वो बहुत वीक रूलर थे, जैसे बहादुर शाह फर्स्ट, जहानदार शाह और उसके बाद फर्रुखसियार। तो क्या होता है कि जो 9th नंबर का मुगल एम्परर है ना फर्रुखसियार, जो 9th नंबरिंग मैंने करी हुई है मुगल बादशाह की, ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना टैक्सेशन के अंदर छूट दे दी। यानी आपको ना इंडिया में व्यापार करने के लिए ना टैक्स वगैरह में पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग ही रहा होगा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, एक तो बाहर वाला व्यक्ति हमारे देश के अंदर आके व्यापार कर रहा है और आप उससे ज्यादा टैक्स वसूलने की जगह आप उसको टैक्स में छूट दे रहे हो, आप उससे टैक्स ही नहीं ले रहे, तो ये तो गलत चीज है, समझ रहे हो। यानी कि मुर्शिद कुली खान, ये जो फर्रुखसियार उस समय मुगल एम्परर थे, जैसे भाई जहांगीर ने परमिशन करनी दी थी सिर्फ व्यापार करने की, टैक्स लेते थे। औरंगजेब ने परमिशन दी थी व्यापार करने की, टैक्स लेते थे, वो भी फ्रेंच से भी और ईस्ट से भी। लेकिन जो बाद में धीरे धीरे मुगल एम्परर के आगे के उत्तराधिकारी आते गए ना, वो वीक राजा थे, कमजोर राजा थे, वो दबने लगे इनसे। और उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में आके ना उनको टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या कर दी, छूट दे दी। और 1717 के अंदर ही कंप्लीटली वेव ऑफ कस्टम ड्यूटीज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंप्लीटली वेव ऑफ कर दी कस्टम ड्यूटी, यानी आपको कोई भी टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। और वो कौन से मुगल बादशाह थे, फर्रुखसियार, इन्होंने कंप्लीटली वेव ऑफ कर दी। और साथ में इसी ईयर में 1770 के अंदर मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया, यानी कि फर्रुखसियार ने क्या करा, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब भी बना दिया। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे किसी को। फिर से मैं तेजी से एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टैक्स कौन से ईयर में हटाया था, ये फर्रुखसियार में टैक्स कौन से ईयर में हटाया था? 1717, 1717, ठीक है, 1717 के अंदर टैक्स हटा दिया गया था। ठीक है, जो फर्रुखसियार है ना, इनका जो टाइम पीरियड था ना, वो टाइम पीरियड था 1713 से लेकर 1719। ज्यादा टाइम तक इन्होंने इंडिया के अंदर राज नहीं करा, लेकिन इन्होंने क्या करा, टैक्सेशन सिस्टम हटा दिया ब्रिटिश के लिए, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पॉइंट यहाँ पे था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्सेशन सिस्टम हटाया। बोलो बच्चे। सर दीवान और नवाब में क्या डिफरेंस है? बच्चे दीवान और नवाब के अंदर क्या होता था, जैसे जैसे आज के टाइम पे हम कह सकते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीवान एंड नवाब। नवाब एक तरीके से हो गया कंप्लीट उसका राजा जैसे प्राइम मिनिस्टर, और दीवान उसका एक सबॉर्डिनेट हो गया, समझ रहे हो। उसके पास सारे राइट नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो सिर्फ मैनेज करता था, उसको मैनेजिंग का राइट था। लेकिन नवाब के पास क्या था, वो सारे राइट की जो एक राजा काम कर सकता है। तो नवाब जस्ट लाइक राजा, किंग बना दिया उसको बंगाल का। ठीक है, बंगाल सर पर नवाब तो अवध है ना, बंगाल के नवाब बन गए। सर अवध में भी तो नवाब बनाते हैं। किसमें? सर अवध में। हाँ बच्चे, वहां पे भी नवाब का सिस्टम था, अवध के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी। अभी आएंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ पे रहो बैटल ऑफ प्लासी पे। ठीक है, तो अब तो नवाबों वाला सिस्टम जा चुका है, क्योंकि अब तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली चेंज है। तो अब तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नवाब वाला। पहले उस समय ये नवाब वाला सिस्टम हुआ करता था और राजाओं वाला, किंग वाला सिस्टम हुआ करता था। तो बंगाल के अंदर जो सिस्टम चल रहा था वो नवाबी सिस्टम चल रहा था, जस्ट लाइक राजा। तो नवाब बना दिया गया इनको अब बंगाल का, यानी बंगाल के अब नए नवाब आ चुके थे, बंगाल के नए राजा आ चुके थे। कौन? मुर्शिद कुली खान। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बच्चे, बिल्कुल। 1700 देखो, 1717 के अंदर बच्चे, 1717 के अंदर ये चेंजेस आया था, लिखा हुआ है मैंने पीडीएफ के अंदर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मुर्शिद कुली खान वाज मेड द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान को पहला नवाब बंगाल का बना दिया गया था इसी ईयर में। ठीक है ना, 1717 के अंदर ही। 1717 के अंदर इन्होंने सारी कस्टम ड्यूटीज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हटा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दी गई थी ये, ठीक है, फ्रेंच वालों को छूट नहीं दी गई थी, पहले छूट दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है ना, 1717 के अंदर सारे टैक्सेस इनके हटा दिए गए, जबकि बाहर वालों से तो टैक्स ज्यादा लेना चाहिए, इन्होंने टैक्स हटा दिए। ठीक है, और मुर्शिद कुली खान को नवाब बना दिया गया बंगाल का।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे किसी को? नो सर, क्लियर है। No, sir. ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बंगाल का नवाब बनने के बाद एक बार रिकैप देके फिर आगे बढ़ता हूँ। तेजी से देखते हैं क्या सीन था हमारा। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर मुगल एम्परर से स्टार्ट करते हैं। जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर एंट्री लेती है। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन से एक एम्बेसडर आते हैं सर थॉमस रॉय करके। वो क्या करते हैं, जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं और जहांगीर को बहला के फुसला के उनसे व्यापार की परमिशन ले लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1618 के अंदर फाइनली व्यापार करने की परमिशन इंडिया के अंदर मिल जाती है गुजरात से। और जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, 1647 का टाइम पीरियड आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी अपनी 23 फैक्ट्री सेटअप कर चुकी होती है। और उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है औरंगजेब का, जैसे जैसे टाइम पीरियड आता है, वो क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंडिया के अंदर व्यापार की परमिशन दे देते हैं। ठीक है ना, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया के अंदर व्यापार करेगी। उसके बाद औरंगजेब क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान को बंगाल भेज देते हैं और उनको एज अ दीवान बना के भेजते हैं। और बंगाल उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाला पोर्शन हुआ करता था। और बंगाल की उस समय जो कैपिटल थी वो ढाका थी, उसको वो कन्वर्ट करके मुर्शिदाबाद कर देते हैं। और इसके बाद इनके जो रूलर्स होते हैं मुगल एम्परर के, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहांदान शाह, फर्रुखशियार क्या करते हैं, 1717 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन लगता था उस टैक्स वाले को कंप्लीटली वेव ऑफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और साथ में 1717 के अंदर मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, यहां तक स्टोरी मैंने आपको बताई। अब आगे देखो क्या होता है। इसके बाद 1717 से लेके 1727 तक, समझ रहे हो, 1717 से लेके 1727 तक मुर्शिद कुली खान रहते हैं यहाँ के नवाब। और उसके बाद वो क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान अपने दामाद को, जिसका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये इनके दामाद से थे सुजाउद्दीन खान, इनको क्या करते हैं, अब बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। समझ रहे हो, यानी कि अब बंगाल के जो नए नवाब बन गए वो कौन बन गए, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और कब से कब तक रहेंगे ये बंगाल के नवाब, 1727 तक तो मुर्शिद कुली खान रहता है, मैं मार्क कर रहा हूँ, 1717 से लेके 1727 तक मुर्शिद कुली खान रहता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान अपने दामाद को, जिसका नाम सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, इसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। और इसका टाइम पीरियड रहेगा बच्चों 1727 से लेके 1739 तक। ठीक है, तो बंगाल का नवाब अब कौन बन गया, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और अब क्या होता है सर 39 कितना होता है? क्या होता है बच्चे, सर 39 कितना होता है? 1739, हाँ जी 1739, सर, इंग्लिश में ही नंबर्स बोलिए, हिंदी में नहीं आते हैं। 1739 तक। एक्चुअली क्या हो गया ना, मेरे पास कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले थे प्रीवियस बैच में, तो हिंदी की आदत पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं आपको इंग्लिश में बोलूंगा ये न्यूमेरिक डिजिट। ठीक है, क्या था सर इसमें जो है रिटर्न, ये जो रिटर्न मैटर है ये ब्लर है काफी। बच्चे ये ना इस वाली स्क्रीन पे जो टीचमेंट के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, ऐप के अंदर इस तरफ में जो पीपीटी वाला पोर्शन होता है ना उसको ब्लर दिखाता है, दिस इज द ओनली रीजन। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, जब आप अपने फोन में खोलोगे ना क्लियर आएगा उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके, तो आपको पढ़ने में क्लियर नजर आएगा। साथ में पीडीएफ के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 2 तरह से नोट्स आपको मिलेंगे, 3 तरीके से नोट्स मिलेंगे। अगर आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अगर स्टोरी की फॉर्मेट में फॉर्म कर रहे हो वेल एंड गुड। नहीं भी कर रहे, अगर आपको लगता है यू आर कैपेबल कि आप मेरी पीपीटी देख के नोट्स खुद ड्राफ्ट कर सकते हो, तो भी आप घर पे बाद में भी कर सकते हो, पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद। और अगर वो भी नहीं करना तो फिर मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा उसकी। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना बच्चे, ये बहुत बढ़िया है अगर आप इसको देख के अपने हिसाब से फॉर्मेट कर पाओ, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग करनी है बस। सेंटेंस मेकिंग पे हम ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारा पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू, तो सेंटेंस मेकिंग कम से कम करेंगे। सेंटेंस मेकिंग जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप करना चाहो तो करो, वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा आपके लिए स्टोरी की फॉर्मेट में। और पैराग्राफ मत बनाना, पता चला पैराग्राफ बना लिए बड़े बड़े, कर सकते हो नोट। ठीक है, 1 2 3 करके करना तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सर, आप ये मुर्शिद कुली दोबारा खान- एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे यहाँ नेटवर्क, सर ये आप ये प्लीज वाला? दोबारा रिपीट कर दो, आज नेटवर्क एरर की वजह से मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही थी आवाज। कोई बात नहीं बच्चे, लो एक बार और ले लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक बार और बता देता हूँ आपको क्या सीन हुआ। अराइवल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का और यहीं से शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी की।
और ये वो बैटल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पावर बना दिया, ठीक है। और हम जाते हैं इसको समझने के लिए मुगल एम्परर की तरफ। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। क्या होता है, जहांगीर के टाइम पीरियड में ब्रिटेन से इंडिया के अंदर एक एम्बेसडर आता है जिसका नाम होता है सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय नाम का ब्रिटिश एम्बेसडर आता है, सर थॉमस रॉय, ठीक है। और ये जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं और जहांगीर को कुछ टाइम पीरियड तक उनके साथ रहने के बाद उनसे ना ट्रेडिंग की परमिशन ले लेते हैं गुजरात के अंदर, समझ रहे हो, यानी कि व्यापार करने की परमिशन मांग लेते हैं, किससे, जहांगीर से। और 1618 में इनको परमिशन मिल जाती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इंडिया के अंदर फैक्ट्री और तेजी से बनाना स्टार्ट करते हैं। 1647 यानी 1647 तक ये 23 फैक्ट्री इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर चुके थे। अब इसके बाद क्या होता है, शाहजहां के यानी कि जहांगीर के बाद अपने शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंडिया में एंट्री देते हैं। यानी कि एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, अब फ्रांस भी इंडिया के अंदर एंट्री ले लेता है। यानी कि अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार कर रही है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, साथ में औरंगजेब क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का एज अ दीवान बना के भेजते हैं 17th सेंचुरी के अंदर, 1700 के अंदर। और दैट टाइम जो बंगाल था, बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इसके अंदर कवर हुआ करता था, ठीक है। और जैसे ही मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान बन के पहुंचते हैं, उस समय बंगाल की कैपिटल ढाका हुआ करती थी, वो अपनी कैपिटल अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। मुर्शिदाबाद के अंदर वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब के बाद और रूलर्स आते हैं जिसके अंदर से जो 9th नंबर के मुगल एम्परर आते हैं, फर्रुखशियार। फर्रुखशियार क्या करते हैं, 1717 के अंदर ना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ना टैक्स माफ कर देते हैं, टैक्स वेव ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और साथ में मुर्शिद कुली खान को अब बंगाल के दीवान से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, यानी वो एक बंगाल के किंग बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं, उनका राज बंगाल के अंदर अब चलेगा। अब इनका राज चलता है 1717 से लेके 1727 तक। अब 1727 में ये क्या करते हैं, ये अपने बेटे अपने दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो इनके दामाद थे, उनको बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। और इनकी सेना में एक वफादार सिपाही था जिसका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, इसको बना दिया जाता है जनरल, यानी इसको पूरी आर्मी का जनरल बना दिया जाता है। साथ में इसी को 1733 में बिहार का डेप्यूटी सूबेदार भी बना दिया जाता है। जैसे पूरा एक सूबा होता था उस समय, प्रांत और सूबे के अंदर डिवाइड होता था, तो बिहार प्रांत के अंदर उनको एक सूबेदार होता था, फिर सूबेदार के अलावा डेप्यूटी सूबेदार, तो डेप्यूटी सूबेदार भी साथ साथ बना दिया जाता है, यानी आर्मी का जनरल साथ में बनाया ही जाता है। आर्मी का जनरल बनाने के साथ साथ डेप्यूटी सूबेदार भी बना दिया जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड रहता है ना सुजाउद्दीन मोहम्मद खान का, इनका टाइम पीरियड रहता है 1727 टू 1739। देखो आपको ना किसी का भी टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी। बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर टाइम पीरियड से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। सर एग्जाम्स में नहीं आता कि कौन से ईयर में हुई किया, क्या टाइम पीरियड आता है। देखो एक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग की परमिशन कौन से साल में मिली, 1618, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद और कौन से बादशाह ने दी, तो वो जहांगीर। दूसरा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग की परमिशन सबसे पहले कब मिली, ठीक है, 1664, और कौन से बादशाह ने दी, उसका नाम है औरंगजेब। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, बंगाल का पहला नवाब कौन बना, मुर्शिद कुली खान। और कब बना वो पहला नवाब, 1770। इतना जरूर याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट वाले को कंसिडर करना है बच्चे। अभी तो इतने नवाब आएंगे ना बंगाल के अंदर, आप कितने डेट याद रखोगे। ऐसे भी नवाब आएंगे जो 2-2 साल के लिए नवाब बनेंगे, लाइन लग जाएगी नवाबों की। 1950 तक पहुंचेंगे तो बहुत डेट्स आएंगी, तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखोगे। सिर्फ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूंगा सिर्फ वही, सारी डेट्स नहीं बताऊंगा, सारी डेट याद आपने करनी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं मूव करके पहुंच चुका हूं अली वर्दी खान तक, ठीक है, जो कि इनकी सेना के अंदर जनरल था, एक वफादार सिपाही था, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद अली वर्दी खान क्या करता है, 1739 के अंदर सरफराज खान, देखो अब मोहम्मद खान रहते हैं, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान रहते हैं 1739 तक, और 1739 के बाद
शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद जो नया बंगाल का नवाब बनता है उसका नाम होता है सरफराज खान, सरफराज खान। ठीक है, तो ये जो अलीवर्दी खान होता है ना, इसको जनरल बनाया जाता है और ये क्या करता है, सरफराज खान को मार देता है बैटल ऑफ गिरिया के अंदर। और 1740 के अंदर ना जो अलीवर्दी खान होता है, जो सिपाही होता है, ये क्या होता है, खुद नवाब बन जाता है बंगाल का। यानी नवाब को मार के वो जो जनरल था, आर्मी का जनरल था, जिसे हम सेनापति बोल सकते हैं, वो क्या करता है, अपने राजा को मारता है और खुद से नवाब बन जाता है। और ये कब से कब तक नवाब रहता है, 1740 से 1756। और मेरा बैटल ऑफ प्लासी का ईयर क्या है, वो है 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ, 1757 में हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी समझाने के लिए ना मुझे ये पूरी स्टोरी आपको बतानी पड़ रही है पीछे की, कि क्या ऐसे रीजंस रहे जिससे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो मैं उसकी अभी राम कहानी सुना रहा हूं आपको कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों होगा। ठीक है ना, तो अभी हम बैटल ऑफ प्लासी पे पहुंचे नहीं है, मुद्दा मेरा बैटल ऑफ प्लासी है। चाहता तो 2 लाइन में बता के 10 मिनट में क्लास खत्म कर देता, लेकिन मैं लगाता हूं उसके ऊपर पूरा 40 से 50 मिनट कि समझ में तो आए कि बैटल ऑफ प्लासी अराइज कैसे हुआ, अंग्रेजों ने क्या ऐसे रीजन थे जो बैटल ऑफ प्लासी का मुद्दा बढ़ता। तो अलीवर्दी खान जो इनका एक सिपाही था, वो क्या करता है, सरफराज खान को मारता है और खुद को क्या करता है, आज से मैं नवाब हूं। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है अलीवर्दी खान, ये रहता है 1756 तक। और 1756 के अंदर यानी 1740 से 1756 तक, यानी टिल द 1756 ये बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बना रहता है। और 1756 के बाद ये अपने ग्रैंडसन, जिसका नाम था सिराज उद्दीन दौला, अब यहां से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों, जो इनका दामाद सॉरी ग्रैंडसन था सिराजुद्दीन दौला, अब बंगाल का नवाब बनता है 1756 के अंदर सिराजुद्दीन दौला। और बैटल ऑफ प्लासी का जो ईयर है वो है 1757। तो अब मैं उस बैटल ऑफ प्लासी पे नजदीक पहुंच रहा हूं धीरे धीरे। तो बंगाल के नए नवाब कौन बन चुके हैं, सिराजुद्दीन दौला। ठीक है, और अब इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये अपने ना लगातार फोर्ट वगैरह किले बनाना स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, यानी एक तरफ तो ये व्यापार भी कर रहे थे, साथ साथ रहने के लिए ना इन्होंने फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि किले बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि अपनी प्रेजेंस को ना ये और ज्यादा मजबूत करते जा रहे थे इंडिया के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा बना रहे थे, क्यों, क्योंकि इनको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी, तो पैसे ही पैसा था इनके पास, कोई कमी नहीं थी पैसे की, क्योंकि टैक्स तो देना नहीं पड़ रहा था, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है सारा आपका। तो आज के टाइम पे अगर आप देख लो, जीएसटी किसी प्रोडक्ट के ऊपर 12% है, किसी पे 18, और अगर आप एसी जैसा प्रोडक्ट लेते हो उस पर तो 28% तक पे करना पड़ता है। पेट्रोल के ऊपर तो 50-50% का टैक्स लगा हुआ है, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो बाहर वाले, और ऊपर से टैक्स भी नहीं दे रहे। तो ये तो सारे के सारे पैसे बना रहे थे, इससे नुकसान किसका हो रहा था, इंडिया का हो रहा था। तो क्या हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे बना रही थी, साथ साथ वो क्या कर रही थी, अपने किले बनाती जा रही थी। ठीक है, तो ये जो बात होती है ना पैसे ना देने की, टैक्स ना देने की, तो बंगाल के नए नवाब बनते हैं ना, जो अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन होते हैं सिराजुद्दीन दौला, इनको पसंद नहीं आती ये बात। यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को बुलाते हैं कि भाई क्या है ये तुम्हारा ड्रामा, तुम टैक्स क्यों नहीं पे करते, आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। और यहीं से फिर कहानी खराब होती है, यानी कि जब आमने सामने बातचीत होती है तो फ्रेंच तो मान जाते हैं, फ्रेंच बोलते हैं कि ठीक है मालिक टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खून मुंह लग चुका था कि भाई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और आराम से हम मजे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पैसा देना नहीं, सारी इनकम आपकी है। तो उनको तो लग रहा था कि भाई अब सब कुछ हमारा ही हो जाए, तो उन्होंने तो सोच लिया था कि भाई अब टैक्स देना नहीं है, अब तो इंडिया के अंदर ही रहना है हमने। तो क्या स्टोरी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे बना रही थी क्योंकि टैक्स नहीं देना था, साथ साथ अपनी प्रेजेंस को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के अंदर बढ़ती चली जा रही थी। अब आगे देखो, सिराजुद्दीन दौला आस्क्ड बोथ फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे टैक्सेस। इन्होंने बोला भैया ये जो किलाबंदी करते जा रहे हो ना, किले बनाते जा रहे हो, तो बंद करो ये किले बनाना। बंगाल का नवाब मैं हूं, बंगाल का मालिक मैं हूं, मेरे राज्य के अंदर तो आप किला बनाओगे नहीं, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, बंगाल के अंदर अगर व्यापार करना है तो टैक्स देना है। तो इन्होंने दोनों को बोला, किसको बोला, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बोला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बोला। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान लिया ठीक है हम किले नहीं बनाएंगे और आपको टैक्स भी देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सीन बनता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती, यानी कि वो ना तो फोर्ट बनाना बंद करती और ना ही वो टैक्स देने के लिए तैयार होती है। तो आगे देखते हैं, देखो इसी चक्कर में सिराजुद्दीन दौला क्या करते हैं, जो अंग्रेजों का फोर्ट था ना, फोर्ट विलियम, ये बंगाल के अंदर ही, इसके ऊपर अटैक करते हैं। और इसके ऊपर अटैक करने के बाद
क्या होता है, ये कैप्चर कर लेते हैं 142 इंग्लिशमैन को, 142 इंग्लिशमैन को ये क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं 142 इंग्लिशमैन को, ठीक है। 142 इंग्लिशमैन कैप्चर कर लिए जाते हैं इनके द्वारा, और जिसके अंदर से ये क्या करते हैं पता है, एक छोटा सा तहखाना होता है उस फोर्ट विलियम के अंदर, ये छोटा सा दरवाजा, एक छोटा सा, जिसके अंदर ना केवल 6 से 7 लोग रह सकते थे ना, उस 6 से 7 लोगों के रहने की जगह में, जैसे आप समझो कि एक छोटा सा वॉशरूम होता है ना, छोटा सा ही होता है वो, ज्यादा से ज्यादा अगर उसके अंदर कई सारे आदमी खड़े भी हो गए ना तो 6-7 आ जाएंगे, तो उसमें क्या था, ऐसी छोटी सी जगह जिसके अंदर सिर्फ 6 से 7 लोग आ सकते थे, वो क्या करते हैं उस जगह के अंदर 142 इंग्लिशमैन उनको भर देते हैं। अब सोच के देखो, 7 जनों की जगह में भर दिए जाए अगर 142, तो क्या हाल होगा, मर जाएंगे या नहीं मर जाएंगे, दम घुट जाएगा नहीं घुट जाएगा। तो क्या होता है, इसके अंदर से ना सिर्फ 23 आदमी, जब अगले दिन उनको निकाला जाता है ना बाहर, सिर्फ 23 मैन, सिर्फ 23 लोग जो ब्रिटिशर्स इंग्लिशमैन थे ना, सिर्फ 23 लोग जिंदा निकलते हैं। और इसी ट्रेजेडी का नाम कोई बच्चा बताएगा, किस नाम से इसको जाना जाता है? इसका एक नाम है, इस ट्रेजेडी को किस नाम से जाना जाता है? बोलो, एनीबडी? अच्छा, इसको जाना जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से। ब्लैक होल इंसिडेंट इसी को जाना जाता है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूं। और दिस इज नोन एज ब्लैक होल इंसिडेंट। और पता है इसको ब्लैक होल इंसिडेंट क्यों? क्योंकि एक छोटे से कमरे के अंदर, जिसके अंदर 6 से 7 लोग मुश्किल से आते थे, आपने 142 मेंस उसके अंदर भर दिए, बताओ। और उसके अंदर क्या होगा भाई, जब 6 से 7 जगह की जगहों में आप 142 बंदे रखोगे, 142 मेंबर्स रखोगे, तो सांस आना तो बंद हो जाएगा और दम घुट के वैसे मर जाने हैं उन लोगों को। तो क्या हुआ, जो अगले दिन उसका दरवाजा खोला गया ना, तो सिर्फ 23 लोग उसमें से जिंदा निकले, ओनली 23, यानी कि बाकी के सारे मर चुके थे, ठीक है। यानी कि इस फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा किसने कर लिया अब? सिराजुद्दौला ने। क्योंकि फोर्ट विलियम कौन बना रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि फ्रेंच वालों ने तो बात मान ली थी, फ्रेंच वालों ने बोला ठीक है, हम अपने किले नहीं बनाएंगे और हम आपको टैक्स देने के लिए भी तैयार है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो बिल्कुल रेडी थी कि ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं, हम व्यापार करना चाहते हैं, प्यार से व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पैसा बना रही थी, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अब सडनली उसके ऊपर एक टेंशन आई, बाकी जो नवाब थे उनको तो उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, लेकिन जो नए नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, वो बोलते हैं कि भाई नहीं, किलाबंदी अलाउ नहीं, ऐसे तो तुम कब्जा कर लो। तो उनको आभास होने लगता है कि भाई जिस हिसाब से ये किले बना रहे हैं और टैक्स पे भी नहीं कर रहे, कल को तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर कब्जा कर लेंगे, तो मैं तो नवाब रहूंगा ही नहीं फिर बंगाल का, फिर मैं किस बात का नवाब, जब ब्रिटिशर्स का राज हो जाएगा वहां पे। तो उनको ये अनुभूति होनी स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, उनके फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक करा, और अटैक करने के बाद 142 इंग्लिशमैन को इन्होंने कैप्चर कर लिया, और जिसके अंदर से सिर्फ 23 मेंबर ही सर्वाइव कर पाए थे, बच पाए थे। और उसका रीजन था कि इन्होंने उन मेंबर्स को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद करा, और वो कमरा इतना था जिसके अंदर 6 से 7 लोग आ सकते थे, ठीक है। इसी को हम ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम ऊपर भी, ठीक है। अब आगे मूव करता हूँ, आगे की स्टोरी क्या हुआ कुछ तो। So in which year this incident happened? Black hole incident in which year? बच्चे, ब्लैक होल इंसिडेंट जो हैपन हुआ था ना, इसका ईयर ना मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका ईयर मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि मेरे को उसका ईयर एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ब्लैक होल ये ना 1756 की ही बात है, लेकिन 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो मैं उसको एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, 1757 या 1756 दोनों में से एक है, ठीक है सर। ठीक है। हमारी 1756 के अंदर तो उनको परमिशन मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से 1757 ही है, ठीक है ना। तो यही वाला रीजन रहता है बैटल ऑफ प्लासी का। देखो क्या होता है आगे। अब ये जो 23 होते हैं ना, इनमें से ना कुछ भाग के पहुंचते हैं मद्रास, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास में भी गढ़ था, यानी एस्केप ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉइज सेंड टू मैसेज टू कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि जो इनका कर्नल रॉबर्ट क्लाइव नाम का कर्नल था, वो मद्रास के अंदर था, उसको मैसेज देने पहुंचते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया है, बंगाल के नवाब ने अटैक कर दिया, और 123 लोगों, सॉरी 142 लोगों को उन्होंने कब्जा में ले लिया है, और जिसके अंदर से सिर्फ 23 ही बचे, बाकी सारे के सारे हमारे एम्प्लॉइज मारे गए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को वहां से गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं, अपनी सेना को लेके निकलते हैं, और उनके पास जो उस समय सोल्जर्स थे वो सिर्फ 3000 सोल्जर्स, यानी सिर्फ 3000 सोल्जर्स लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव अपने, कि भाई चलो देखते हैं ये कौन है, इस नवाब को जाके बात करते हैं, इससे अटैक करते हैं, युद्ध करते हैं।
और इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में अटैक होता है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो एक एग्रीमेंट होता है, अलीनगर पीस एग्रीमेंट। अलीनगर पीस एग्रीमेंट एक्चुअल में क्या था, जिसका नाम आज के टाइम पे कोलकाता है ना, जिसको आप कोलकाता के नाम से जानते हो, उस समय उसका नाम अलीनगर हुआ करता था। आज के टाइम पे हम उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से बोलूं तो कोलकाता पीस एग्रीमेंट। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट आप देखोगे ना कि कोलकाता पीस एग्रीमेंट, अलीनगर एग्रीमेंट, या जो भी एग्रीमेंट आएगा XYZ, एक्चुअल में ये इसके नाम से क्यों होता था, ये जो प्लेस थी ना, यहीं पे जिस प्लेस पे एग्रीमेंट होता था ना, उसी प्लेस के नाम से इस एग्रीमेंट को जान लिया जाता था। तो क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज पहुंचता है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया, पूरी सारा का सारा ट्रेजेडी के बारे में रॉबर्ट क्लाइव को बताया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव वहां से अपने सोल्जर्स के साथ निकलते हैं और वो बंगाल की तरफ मूव करते हैं मद्रास से। और पहुंचने के बाद सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव आमने सामने, और इनके बीच में क्या होता है, फिर अब सेटलमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, संधि होती है, पीस एग्रीमेंट। और पीस एग्रीमेंट होने के बाद क्या होता है, देखो, फोर्ट विलियम अगेन बिकम ब्रिटिश प्रॉपर्टी, यानी कि जो फोर्ट विलियम को सिराजुद्दीन दौला ने कैप्चर करा था, सिराजुद्दीन दौला उनको वापस कर देते हैं कि ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी आपकी है। और उसके बाद ये भी एग्री कर जाते हैं, ब्रिटिशर्स डज नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस, ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है, इस चीज के लिए भी एग्री कर जाते हैं। यानी कि जब उनको लगता है कि भाई अंग्रेज भी अब नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स भी नहीं मानेंगे, तो संधि करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट होता है। और साथ साथ क्या करते हैं ये लोग, ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू मिंट कॉइन्स, और इनको कॉइन्स के लिए भी परमिशन दे दी गई, और ब्रिटिशर्स को साथ में परमिशन दे दी गई कि भाई आप अपनी आर्मी भी रख लो, यानी कि अब आप अपनी आर्मी, सेना भी रख सकते हो। तो जो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी ना, क्या, जिसका जवाब मैंने आपको बोला था कि ये जो बैटल था ना, विच मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर इसी बैटल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। यहीं से इनको परमिशन मिल गई थी कि आप अपनी आर्मी वगैरह रख सकते हो, आप अपना फोर्ट आपने बना लिया, उस फोर्ट के ऊपर इनका कब्जा भी हो गया, और साथ में बैटल के बाद भी इनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, फिर क्योंकि दोनों के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन हो गया कि ठीक है भाई, लड़ाई नहीं करेंगे, प्यार से बात कर लेते हैं। तो बात करी क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सर तो ये बैटल के बाद एग्रीमेंट हुआ था? हाँ बच्चे, अभी मेन बैटल बाकी है। ये तो नॉर्मल क्या हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव बहुत गुस्से में आ गए, तो दोनों फौज आमने सामने आ गई। तो उन्होंने क्या बोला, चलो एक काम करते हैं और बैठ के बात करते हैं, यानी अभी लड़ाई नहीं लड़ी, बैठ के बात करी मैंने। और बैठ के बात करने में उन्होंने पीस एग्रीमेंट कर लिया, भाई आपने अभी देखो, पहले तो इनके अंग्रेज वाले मारे गए, अब लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि राजा की तरफ से भी कोई मारा जाएगा, इससे बेटर है कि संधि कर लो, क्योंकि युद्ध को टालने की कोशिश करी जाती है। जैसे महाभारत में भी सीन था ना, भगवान कृष्ण गए थे लेकिन उनको बंदी बना लिया, वैसे ही सीन था यहाँ पे भी। तो उन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट ही कर लो, जैसे वो भी बोले थे कि 5 गांव दे दो, तो युद्ध होता ही नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, पीस एग्रीमेंट हो गया, यानी कि राजा तैयार हो गए कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहते हो हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने अलीनगर पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। और ब्रिटिश की प्रॉपर्टी जो सर इसकी एग्रीमेंट के बाद वर द ईस्ट इंडिया कंपनी अग्री टू पे टैक्सेस? मेरे को कंफ्यूजन है इसमें। आफ्टर दिस एग्रीमेंट यही तो था, अच्छा, यही तो मैंने आपको बताया, स्टिल ब्रिटिश नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि अगर उनको टैक्स पे करना पड़ता हो तो फिर लड़ाई करते। यस सर, मेरे को बस वही कंफ्यूजन था, मेरे को कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, उनको तो टैक्स पे, देखो किसी को अगर आदत लग जाए ना कि हमें अगर देना नहीं है, सिर्फ पैसा आना है मेरे पास, अगर उसको देना पड़ जाए ना, फिर तो मानेगा ही नहीं वो, समझ रहे हो ना। उनको लत लग चुकी थी, अब पैसा ही पैसा उनके पास था, वो उन्होंने बिल्कुल एग्री नहीं करा, वो तो लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। रॉबर्ट क्लाइव तो आए गए थे सोल्जर्स के साथ, चलो देखते हैं इनको भाई, भले उनके पास 3000 सोल्जर्स थे, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करते। तो फोर्ट विलियम फिर से इनको वापस कर दिया गया ब्रिटिशर्स को, और इनको कोई टैक्स देने की जरूरत भी नहीं थी। साथ में अब ब्रिटिशर्स ने अपने कॉइन्स भी इशू कर दिए, साथ में इनको एक और परमिशन मिल गई कि भाई आप अपनी आर्मी भी रख सकते हो बंगाल के अंदर। यानी पहले बंगाल के अंदर इनकी आर्मी नहीं थी, मद्रास के अंदर बैठी हुई थी, अब इनको बंगाल के अंदर आर्मी रखने की भी परमिशन मिल गई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होता है आर्मी जो थी, बोलो बच्चे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्मी के पीपल्स थे वो बंगाल के थे या ब्रिटिशर्स के थे? बच्चे ऐसा जिक्र ना किसी किताब में नहीं है कि वो बंगाल के थे या ब्रिटिशर्स के थे, समझ रहे हो? यस सर। ये जो आर्मी वाले होंगे ना, ये सारे इनके एम्प्लॉयज ही थे, ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स ही होंगे बाय डिफॉल्ट। इनकी आर्मी में हमने कब एंट्री लेनी स्टार्ट करी, जब इन्होंने ऑफिशियल तरीके से इंडिया को एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमारा अब राज है, तब इन्होंने
हमारी भर्तियां स्टार्ट करी थी जब इनके कंट्रोल में आया था, तो उससे पहले तो इन्हीं के 8 बंदे होंगे, ठीक है ना। इतना ऐसे मत घुसो, है तो बहुत रफ क्वेश्चन हो जाएगा ना आपका एग्जाम के अंदर। ये थोड़ी पूछेगा कि वो इंडियन था या ब्रिटिश था, गड़बड़ हो जाएगी फिर। उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी रहा हो, चाहे वो हिंदू रहा हो, मुस्लिम रहा हो, हमें डजेंट मैटर, किसी भी धर्म का हो, इंडियन हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। कॉन्सेप्ट पे आओ। अब देखो अलीनगर पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अब इसके बाद की स्टोरी क्या बनती है, इसके बाद की स्टोरी ये बनती है, तो मीर जाफर होता है ना, ये होता है सिराजुद्दीन दौला का सेनापति, समझ रहे हो, यानी कि आर्मी का चीफ, मिलिट्री कमांडर। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, इस मीर जाफर को ना लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं कि तू मेरी साइड आ जा भाई। एक देखो, अब जब एक राजा के कमांडर को, जो जिसने युद्ध लड़ना है, उसको ही आप लालच दे दो कि भाई तुम हमारे साइड आ जाओ, और तुम्हें क्या करेंगे, राजा के बाद ना बंगाल का नवाब तुम्हें बना देंगे, यानी कि हमारा साथ दे दो। ब्रिटिशर चालाक तो थे ही, उन्होंने मीर जाफर को ऑफर करा कि भाई मेरा साथ दे दे और राजा के खिलाफ बैटल करने दे, राजा की डेथ के बाद, ठीक है, तेरे को नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर लालच के अंदर आ गया, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या दी, ब्राइब दी, रिश्वत दी। और रिश्वत क्या थी कि हमारा साथ दो, राजा का साथ छोड़ दो और किसकी साइड आ जा, अंग्रेजों की साइड। तो मीर जाफर इस चीज के लिए एग्री कर गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गया। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा उस समय, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री, चंदर नगर फैक्ट्री पे बंगाल के अंदर अटैक कर दिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली राजा के ऊपर अटैक नहीं करा, उन्होंने राजा को नुकसान किस तरीके से पहुंचाया, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की चंदर नगर फैक्ट्री के ऊपर अटैक करा। इससे राजा को गुस्सा आया कि उनको लगा भाई ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो फ्रेंच वालों के ऊपर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, इनको लगा कल को तो ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे, जब तक ये अटैक करेंगे इससे पहले मैं इनके ऊपर अटैक कर देता हूँ। राजा को क्या पता था, उस नवाब को क्या पता था कि उनका जो सेनापति है, सोल्जर है, मेन कमांडर है, वो तो बिक चुका है, यानी कि उसको लालच दे दिया जा चुका है। यानी कि जब भी अब बैटल होगा तो नवाब का हारना तो निश्चित है, क्योंकि कमांडर उसी बिक चुका है, तो बाकी आर्मी क्या परफॉर्म कर पाएगी, कुछ भी नहीं। अब देखो सोल्जर्स कितने थे रॉबर्ट क्लाइव के, 3000, और नवाब के पास जो सोल्जर्स थे वो कितने थे, सिराजुद्दौला केम विद हिज 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी ये 50,000 सैनिकों के साथ आ गए। तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, एक तरफ 3,000 सोल्जर्स खड़े हों और एक तरफ 50,000 सोल्जर्स खड़े हों, तो क्या होने वाला है, एक तरफ 50,000, एक तरफ 3,000, क्या हालत होने वाली है। लेकिन क्या होता है सर, पर अगर मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की साइड नहीं होता तो ये बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दीन दौला ही जीतता फिर तो। बच्चे फिर तो पता है क्या होता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री होता ही नहीं, अंग्रेज आते ही नहीं यहाँ पे। नहीं वो तो ठीक है सर, बट 50,000 और 3,000 के डिफरेंस से ही पता चल रहा है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों की एंट्री ना वहीं रुक गई होती। अंग्रेजों ने तो करा ही क्या, उन्होंने यही तो करा कि दूसरी पार्टी को अब तोड़ो, घर के अंदर से ही उन्होंने निकाला एक एक को, हर जगह से, हर राज्य जहां भी उन्होंने कब्जा करा वहीं पे उन्होंने जो उनका मेन खास होता था उसी आदमी को तोड़ते थे, वो लालच देते थे। और लालच में आपको पता ही है ना, किसी को भी लालच मिल जाए तो, अभी आपको लालच मिल जाए कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, एग्जाम नहीं देना, ये वो, कहाँ देगा कोई बच्चा एग्जाम, कुछ नहीं, क्या टेंशन है। लालच तो बहुत बुरा है। तो मीर जाफर को नवाब बनने का लालच में दिया कि भाई अब तो पूरे बंगाल पर राज करूंगा। अभी तक एक सेनापति था, कमांडर था, एक नवाब बन जाना तो अपने आप में लालच था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने लालच में उसको ले लिया, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डायरेक्ट पंगा नहीं लिया, पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की चंदर नगर फैक्ट्री पर अटैक करा, तो जिससे कि इनके पास एक संदेश चला जाए कि भाई ब्रिटिश भी इसके यहाँ पे कुछ हैं, ठीक है। तो बंगाल के नवाब को लगा कि यार ये तो अब आगे बढ़ता जा रहा है, इन्होंने फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा तो कल कोई मेरे ऊपर भी अटैक करेगा, तो इससे पहले कि हमारे ऊपर अटैक करे, क्यों ना इनके ऊपर ही पहले हम अटैक कर देते हैं। तो सिराजुद्दीन दौला 50,000 सोल्जर्स लेके आ गए, और रॉबर्ट क्लाइव के कितने सोल्जर्स, 3,000 सोल्जर्स। और ये कहाँ पे मिलते हैं, प्लासी जगह नाम है, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। प्लासी के अंदर आ जाते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, नियर कोलकाता, ठीक है ना, भागीरथी के बैंक पे और कोलकाता के अंदर ये बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब इसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी के होने के बाद, क्योंकि मीर जाफर तो बिक चुका था, और ये आ जाता है अंग्रेजों की साइड, रॉबर्ट क्लाइव की साइड, और यहीं से क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस फाइट को जीत लेती है, और सिराजुद्दौला होते हैं वहां से भाग जाते हैं, यानी कि वो भाग के कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देती है, जो उन्होंने उसको प्रॉमिस करा था। यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और ये बंगाल का नवाब कैसा वाला बंगाल का नवाब था, मीर जाफर बिकम द पपेट नवाब ऑफ बंगाल। पपेट बंगाल का नवाब समझते हो ना,
उनके इशारों पे Yes, काम sir. करने वाला, यानी बंगाल का जो नया नवाब था ना, वो रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक जोकिंग वे में बोल रहा हूँ बस, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार, रिमोट कंट्रोल वाली जो सरकार चला करती थी, मनमोहन सिंह जी नाम मात्र Right, के sir. प्रधानमंत्री, सरकार चलाते थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो एक्चुअल में चलता भी था, कोई छुपाने वाली बात नहीं, तो जस्ट लाइक दैट, समझ रहे हो? तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। तो मीर जाफर बिकम द पपेट नवाब ऑफ बंगाल, ये पपेट नवाब बन गए। और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलिटिकल पावर, और यहीं से आप ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति के अंदर आ जाती है। और धीरे धीरे जब ये इनको लगता है ना कि भाई बंगाल हमने कैप्चर कर लिया, और बंगाल कितना बड़ा था, एक तो पूरी कंट्री उसके अंदर आ रही है, कंट्री के साथ बांग्लादेश आ रहा है, बिहार आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, वेस्ट बंगाल का राज्य आ रहा है, उनको लगा यार तो हमने 20% हिस्से पे तो इंडिया के कब्जा कर लिया, इसका मतलब बचा कितना, 80। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे फोर्सेस क्या करेंगे, अब ये अपनी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो स्टोरी कंटिन्यू कराता रहूंगा। तो दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर ऑफ 1757। एक बार पूरा रिकैप कराता हूँ, क्विक रिवीजन, बहुत तेजी से। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। जब सॉरी सिराजुद्दीन दौला के पास 50,000 सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स के पास 3,000, सो जस्ट बिकॉज ऑफ मीर जाफर को उन्होंने अपनी साइड कर लिया था, क्या यही एक पिन पॉइंट था जो वो लोग बैटल हारे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज 50,000 आर्मी होना, एक 3,000 आर्मी होना। के साथ में एक और पॉइंट था, मीर जाफर ना, उसने अपनी सेना की ना बिल्कुल भी तैयारी नहीं करवाई। उस समय क्या हुआ था, जिस समय बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था ना, उस समय बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा, और ब्रिटिशर्स तो तैयार थे बारिश में लड़ने के लिए, उनके पास हथियार भी अच्छे थे। और मीर जाफर की जो आर्मी थी, उसने तैयारी इसलिए नहीं करी, उसको पता था कि भाई मौसम खराब है, तो एक एडवांटेज ये भी मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो एक रीजन ये भी था Yes, कि sir. जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी ना, वो बारिश में युद्ध करने के लिए रेडी नहीं थी, और जबकि ब्रिटिशर्स रेडी थे, तैयार थे वो। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में युद्ध हुआ, तो वो उन्होंने बहुत तेजी से तहस नहस करना स्टार्ट करा। तो ये जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी ना, ये घबरा गई, उनकी तैयारी थी नहीं, उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे, और ऐसा उनके पास अरेंजमेंट नहीं था जो बारिश के अंदर भी युद्ध कर पाए, समझ लो, एक रीजन वो भी रहा। राइट सर, नाउ इट्स क्लियर। यस सर। ये रहता है मीर जाफर का, इसको ब्राइब दे दिया था इन्होंने। लेकिन मैंने वो आपको ना बारिश वाला रीजन इसलिए नहीं बताया, वो ज्यादा कोई एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट नहीं है, वो ज्यादा फिर ऑड हो जाता है, ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, इसलिए नहीं बताया। लेकिन बच्चों कई बार कोई पूछ लेता है, साल में एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मेरे पास। चलो गुड। अब देखो, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी था, और यही वो बैटल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर बना दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के टाइम पे फर्स्ट टाइम इंडिया में आती है 1618 में, 1647 तक 23 फैक्ट्री ये सेटअप कर लेती है। फिर औरंगजेब के टाइम पीरियड में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ जाती है, और उसके बाद औरंगजेब क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना के भेज देते हैं, और दीवान बनाने के बाद वो अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो मुगल एम्परर होते हैं, फर्रुखशियार 9th नंबर के मुगल एम्परर, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगे हुए सारे टैक्स माफ कर देते हैं, और साथ ही 1717 के अंदर बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान को बना देते हैं। मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं, अपने दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को बंगाल का नवाब बना देते हैं, और बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन खान के बाद ये अपनी सेना के अंदर एक अली वर्दी खान नाम के व्यक्ति को अपना जनरल बनाते हैं, ठीक है। और बाद में इनके बाद जो मोहम्मद खान के बाद जो नवाब बनता है नया, वो बनता है सरफराज खान, और अली वर्दी खान क्या करता है, सरफराज खान को मार देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। इसके बाद अली वर्दी खान क्या करता है, रिमेन नवाब बना रहता है 1756 तक, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दीन दौला को बंगाल का नया नवाब बना देता है। इस पीरियड में क्या होता है, जब वो बंगाल के नवाब बनते हैं, वो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार फोर्स पे फोर्स बनाती जा रही है, और इनके पास पैसे ही पैसा है, कोई टैक्स नहीं पे कर रहे। तो ये क्या करते हैं, दोनों को बुलाते हैं, फ्रेंच वालों उधर आओ, ब्रिटिश वालों उधर आओ, आप टैक्स क्यों नहीं देते, क्यों किले बना रहे हो, बंद करो इसको। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो एग्री कर जाती है, वो मान जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती। सिराजुद्दीन दौला क्या करते हैं, फोर्ट विलियम जो इनका किला था उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वहां पे 142 इंग्लिशमैन को कैप्चर किया जाता है, जिसके अंदर से सिर्फ 23 सर्वाइव कर पाते हैं, और इसी का नाम ब्लैक होल इंसिडेंट है। अब यहाँ से जो बचे हुए साथी होते हैं ब्रिटिशर्स के, वो भाग के जाते हैं मद्रास रॉबर्ट क्लाइव के पास, और उनको संदेश देते हैं कि ऐसे 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 हो गया। उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के अंदर आते हैं अपने 3000 सैनिक लेके, और जब जैसे ही दोनों की फोर्स आमने सामने होती है, इन दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हो जाता है कि लड़ाई नहीं करेंगे,
बैठ के बात कर लेते हैं क्या डिमांड है। तो उन्होंने बोला भैया फोर्ट विलियम हमें वापस चाहिए, हम टैक्स अभी भी नहीं देंगे और हम साथ में अपने कॉइन्स भी इशू करेंगे और हमें आर्मी भी रखनी है। तो नवाब बोलते हैं ठीक है करो। उसके बाद क्या रहता है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, जो इसकी आर्मी का कमांडर होता है मीर जाफर, इसको बोलते हैं कि यार तो हमारी साइड आ जा और हम तुझे क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये इनकी बातों के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स फिर अटैक करते हैं फ्रेंच फैक्ट्री के ऊपर जो कि चंद्रनगर में थी। यहां से एक अलार्म पहुंचता है सिराजुद्दीन दौला के पास कि भाई ब्रिटिशर्स ने तो मेरे एरिया में अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया, कल को ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे, इससे पहले मैं इनके ऊपर अटैक कर देता हूं। तो सिराजुद्दीन दौला अपने 50,000 सैनिक लेके आ जाते हैं और इनके पास सिर्फ कितने सोल्जर्स होते हैं, 3000। और ये कहां पे मिलते हैं, प्लासी नाम की जगह पे, ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर नियर कोलकाता। और उस रिवर, इस युद्ध के अंदर क्या होता है, फाइनली सिराजुद्दीन दौला भाग जाते हैं वहां से और रॉबर्ट क्लाइव ये बैटल जीत जाते हैं। और बैटल जीतने के बाद वो मीर जाफर को अपना नवाब घोषित कर देते हैं और अब बंगाल के जो नवाब बन जाते हैं वो मीर जाफर बन जाते हैं। और इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पावर के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज बैटल ऑफ प्लासी, ये था एग्जैक्टली बैटल ऑफ Sir, प्लासी। जी Sir, बच्चे, था कि ये जो मेजर रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का, वो ब्लैक होल इंसिडेंट आएगा या फिर जब रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर मिल गया था। देखो जो मेन रीजन बैटल ऑफ प्लासी का आएगा ना, क्या रीजन आएगा, मेन रीजन क्या आएगा, हम इसको नहीं बोलेंगे कि मीर जाफर मिल गया। मीर जाफर तो मिला बाद में, लेकिन किस वजह से ये बैटल हुआ प्लासी वाला, ये आमने सामने किस वजह से आए, उसका रीजन था ये ब्लैक होल इंसिडेंट। अगर ये ब्लैक होल इंसिडेंट नहीं हुआ होता ना तो अंग्रेजों को इतना गुस्सा नहीं आता। उन्होंने क्या करा, 6 से 7 लोगों के सेल के अंदर 142 इंग्लिश मैन को एक साथ रख दिया, जिसमें से सिर्फ 23 सर्वाइव Yes, कर sir. पाए। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बहुत नाराज हुए और उन्होंने सीधे आगे वो मद्रास से बंगाल के अंदर, चलो देखते हैं इनको। यहाँ से ये दिस वाज द मेन रीजन, ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट है ना, इस बैटल का जो Yes, मेन sir. रीजन स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद तो बात आगे बढ़ी जाती है, भाई आप एक वार करोगे सामने वाला फिर आपके ऊपर पलटवार करेगा, फिर तो रुकते नहीं, एक बार दुश्मनी बन जाती है ना फिर तो चलती है वो। यस तो सर। उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, फाइनली इस नवाब को हटा ही देते हैं, अपना नवाब बना देते हैं। तो उन्होंने मीर जाफर को ऑफर कर दिया और बाद में उन्होंने अपना पपेट नवाब बना लिया। और पपेट नवाब बनने के बाद तो आपको पता है ना कि जैसे चाहो वैसे सरकार चला लो। तो मीर जाफर उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा था, जैसे ब्रिटिशर्स बोल रहे थे वैसे काम करता था, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारा बैटल ऑफ प्लासी। तो मेन रीजन था ब्लैक होल इंसिडेंट, ठीक है। कोई और बच्चा कुछ यस क्लियर है? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पासवर्ड रहेगा mohit@123, ठीक है। मैसेज भी करूंगा उसके अंदर, पासवर्ड से ओपन कर लेना इसको। और एक बार अगर आपने स्टोरी साथ साथ लिखी हो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखी इस पीडीएफ को खोलो, ओपन करो, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी अकॉर्डिंग आप स्टोरी खुद भी कर सकते हो, ये समझ रहे हो? सो कल तो वाली इस क्लास story की को- भी पीडीएफ, क्या कह रहे हो बच्चे? सर लास्ट क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर देना। बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है।